Dear students, good morning. Myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET R.N. Ruia Government College, Ramgarh, Shekhawati, District सीकर, राजस्थान। बच्चों, अभी तक हमने ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के विभिन्न कार्ब धात्विक यौगिक, मैग्नीशियम के, लिथियम के और जिंक के, इनका हमने बनाने की विधियां, मेथड ऑफ सिंथेसिस, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड यूजेस, मैंने 4 एस्पेक्ट्स आपसे कहा था कि जब भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का अध्ययन करना हो हमें 4 एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना है। सबसे पहला मेथड ऑफ सिंथेसिस, राइट। सेकंड synthetic uses or reactions, not synthetic uses, reactions of organometallic compound. नंबर 3rd पैरामीटर इसका मैंने बताया था आपको structure, and the last one is the synthetic uses, right? मैंने this is for BSc part 3rd organic chemistry, ये सत्र इस सेशन में मैं आपको BSc part 3rd organic chemistry में organometallic compounds के बारे में बता रहा हूं। तो पार्ट 8 तक हमने लिथियम के मेथड ऑफ सिंथेसिस, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, नंबर 1, नंबर 2 वेरियस रिएक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स को मैंने बताया था। अब यहां पर पार्ट 9 में ये एक लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज, यहां मैंने लिखा है बच्चों, देखिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसे कहते हैं कि लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के यूजेस बहुत ही जरूरी हैं, क्योंकि मैंने मैक्सिमम सिलेबस का पार्ट कवर किया है, तो ये एक छोटा सा पार्ट था, तो मैं इसे नहीं छोड़ना चाहता था कि आपका जितना मैं अच्छे से अच्छा मैं आपको बता सकूं इन ऑडियो विजुअल्स में, मैंने कोशिश की है। तो यहां पर हम देखते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक यौगिकों के जो अनुप्रयोग हैं, यूजेस हैं, वो बड़े वास्ट हैं एंड वर्सेटाइल, मतलब इतनी ज्यादा इनकी बृहत उपयोगिता है मानव जीवन में, जिसका मतलब या तो एक तो है इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि मैंने आपको मैग्नीशियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में बताया था, और दूसरा इसमें है लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो एक तरह से कहना चाहिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, एंड साइमल्टेनियसली ये ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड भी बिल्कुल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह ही महत्वपूर्ण है। तो मैंने यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस का मैंने यहां किया है। यहां पर मैंने मेन 6-7 जो प्रमुख इसके उपयोग हैं, वैसे तो इस ब्लैक बोर्ड पे मतलब ग्रीन बोर्ड पर इनको एक्सप्लेन करना या इसके लिए बताना पूरी किताब एक लिखी जा सकती है इनके यूजेस के बारे में, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों, मैंने यहां पर लिखा है कि मानव जीवन में महत्वपूर्ण उपयोगिता, right? It's a tremendous use in the human life. So the first one is alkyl lithium compounds. क्या बनाते हैं? यहां पर इथाइलिन का पॉलीमराइजेशन, मतलब इथाइलिन के पॉलीमराइजेशन में जहां पर जिगलर-नाटा कैटलिस्ट फेल हो जाता है, वहां पर इनका हम यूज करते हैं, दैट इज alkyl lithium, जो ऑर्गेनोमेटेलिक लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, उनका हम इथाइलिन का पॉलीमराइजेशन करते हैं एंड वी यूज एज ए कैटलिस्ट, राइट। यानी बहुत सी जो एथीन के पॉलीमर हैं, यहां इस बात को मैंने बीएससी पार्ट फर्स्ट में, ये बीएससी पार्ट फर्स्ट में एल्काडाइन्स के अंदर ये मैंने लिखा है यहां पर, लिथियम के यूजेस को वहां भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इथाइलिन के पॉलीमराइजेशन में एक इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट के रूप में एल्काइल लिथियम कंपाउंड्स का यूज होता है, राइट। नंबर सेकंड वन,
डिटर्जेंट्स, हम जो डिटर्जेंट्स यूज करते हैं जैसे एरियल, सर्फ एक्सेल, रिन, बच्चों सोप जो होता है ना, सोप साबुन, वो होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, राइट। और डिटर्जेंट्स होते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी, हायर एल्कोहल्स, नॉट फैटी, सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर एल्कोहल्स, राइट। यहां पर ये जो डिटर्जेंट्स फॉर्मेशन होता है अपमार्जक, तो डिटर्जेंट्स के अंदर एन ब्यूटाइल लिथियम, ये एन ब्यूटाइल लिथियम मैंने कई जगह उपयोग किया है, C4H9Li, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। इस कंपाउंड का यूज सल्फोनेट्स बनाने के लिए होता है, और सल्फोनेट्स का यूज हम करते हैं डिटर्जेंट्स के अंदर। बच्चों सोप में और डिटर्जेंट में एक फर्क होता है, मेजर जो फर्क होता है, एक तो सोप जो होते हैं वो सिंपल वाटर के साथ हम देखते हैं मोटे मोटे उसमें कुछ क्लॉट्स फॉर्मेशन हो जाते हैं, हम कहते हैं पानी खारा है, पानी मीठा नहीं है। तो सोप्स जो होते हैं कई बार सॉल्टी वाटर में ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते, लेकिन डिटर्जेंट्स जो होते हैं, ये डिटर्जेंट्स किसी भी तरह के पानी में उपयोग में आते हैं, राइट। तो एंड सेकंड थिंग, जो इनकी वॉशिंग क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया होती है। तो सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है हमारे यहाँ पर, यानी क्लॉथ्स की क्वालिटी मेंटेन रहती है, ड्यूरेबिलिटी मेंटेन रहती है, कलर मेंटेन रहता है। तो यहाँ पर डिटर्जेंट्स जो बनते हैं उनमें सल्फोनेट्स का जो यूज होता है उसमें इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, दैट इज एन ब्यूटाइल लिथियम। बच्चों एन का मतलब है यहां पर इस तरह से, मैंने कई जगह पहले भी जिक्र किया है इस बात का, L, like this. This is the N-butyl normal butyl lithium. Next is the isoprene and styrene. बच्चों इस isoprene और styrene, ये एल्का डाइईन्स पार्ट 7, वहां पर मैंने यहां पर दो चीजें लिखी हैं, वन इज पॉलीमराइजेशन एंड वल्केनाइजेशन, राइट। यहां पर पार्ट 7 में मैंने काफी डिटेल में बताया है, तो यहां पर तो मैं इसको समअप कर रहा हूं, बाइंड अप कर रहा हूं कि आइसोप्रीन एंड स्टाइरीन आदि का पेंटामिथाइलिन डाइलिथियम कैटलिस्ट द्वारा रबर निर्माण में यूज करते हैं। तो यहां पर ये दोनों इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, दिस इज द कैटलिस्ट, ये क्या बनाते हैं, रबर बनाते हैं। और देखिए बच्चों, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन व्हाट आई राइट हियर, यहां पर लिखा है इस रबर की उपयोगिता इज वेरी वास्ट। अगर आप पॉलीमर केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो आइसोप्रीन एंड स्टाइरीन से जो रबर बनता है उसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, जो कार, ट्रक्स, व्हीकल्स के टायर बनते हैं, आप देखिए रबर के बने हुए होते हैं, लेकिन उस रबर की स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि 60,000 80,000 किलोमीटर तक वो रबर एग्जिस्ट करता है। यानी व्हीकल हमारा 60,000 80,000 तक रन करता है, तब तक वो रबर, यानी इतना बढ़िया पॉलीमर फॉर्मेशन होता है। तो इसकी जो यूटिलिटी है दैट इज अनलिमिटेड यूटिलिटी इन द ह्यूमन लाइफ, राइट। तो फर्स्ट इज द नंबर ऑफ पॉलीमर्स ऑफ इथाइलिन, number second is the detergents, right, number third is the यहां पर rubber formation isoprene and polystyrene. Now number third, fourth lithium acetylide, मैंने इसका भी बनाने का तरीका प्रिपरेशंस में या प्रॉपर्टीज में बताया है। बच्चों ये जो लिथियम एसिटाइलाइड है ये किसमें यूज होता है, ट्रैंक्विलाइजर, यानी इसको कहना चाहिए बेहोशी की दवा या अचेतन अवस्था में लाने के लिए। एंड द सेकंड थिंग, विटामिन ए बनाने में होता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। विटामिन ए आई थिंक फॉर रतौंधी, आइस के लिए बड़ा जरूरी होता है। हम कैरेट, पत्ता गोभी, कैबेज, राइट। तो यहां पर लिथियम एसिटाइलाइड
Again we use as a tranquilizer and is formation of vitamin A, and vitamin A is very very important. अभी कोरोना का टाइम है और इस कोविड-19 के टाइम में सब जगह एक बात होती है, आइदर बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। तो इनकी जो विटामिन की जो ड्यूटी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन, राइट। नाउ इन द फिफ्थ वन, लिथियम मिथाइल बोरोहाइड्राइड एंड टेट्रा मिथाइल लिथियम कैटलिस्ट, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, हम लोग शूज यूज करते हैं, राइट। अब बच्चों देखिए, ऐसा होता है कि डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर, ठीक है। एक हम थोड़ा कम कीमत का कोई शूज लाते हैं तो उसका सोल में क्रैक आ जाते हैं, और बहुत अच्छी कंपनी रैंगलर, वुडलैंड, मैन का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं मैं, तो आपको क्वालिटी बता रहा हूं आपको सिर्फ मैं। कई बार होता है कि जूते 5-5, 7-7 साल फटते नहीं है, हमें उन्हें फेंकना होता है। तो यहां पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पॉलीविनाइल क्लोराइड, हम क्या करते हैं, पीवीसी सोल है। सोल किसका है, पीवीसी का बना हुआ है। मैं तो आपको ये एक यूज इसका बता रहा हूं, राइट। यहां पर मैं आपको एक यूज इसका बता रहा हूं। तो यहां पर पॉलीविनाइल फॉर्मेशन के अंदर इन कैटलिस्ट का यूज होता है। नाउ ब्यूटाइलिन, ब्यूटाइलिन के पॉलीमराइजेशन में टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड एन ब्यूटाइल लिथियम, दिस सेम उपयोग कैटलिस्ट के रूप में होता है। बच्चों यहां पर भी ब्यूटाइलिन से एक अलग प्रकार का रबर का या प्लास्टिक का फॉर्मेशन होता है, एंड दैट इज बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल, विभिन्न प्रकार की और इसकी असीमित संश्लेषित उपयोगिता है। नाउ नेक्स्ट इज द केमिकल रिएक्शंस में अनेक केमिकल रिएजेंट्स, यानी यहां पर हम जो प्रयोगशाला में अनेक प्रकार के रासायनिक अभिकर्मकों का प्रयोग करते हैं, और कंपाउंड्स का उनके संश्लेषण में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैटलिस्ट के रूप में प्रभावी नहीं होता, राइट। यानी जो एनालिटिकल एंड टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं उनमें बहुत से रिएजेंट्स और बहुत से कंपाउंड्स जिनके फॉर्मेशन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इफेक्टिव नहीं है, वहां पर ये एल्काइल लिथियम कंपाउंड्स उपयोग करते हैं, राइट। सो देखो बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि सारा काम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करे। यहां पर एल्काइल लिथियम कंपाउंड्स का अपना एक अलग स्थान है। हम यहां क्या देखते हैं कि जिन केमिकल रासायनिक अभिकर्मक और कंपाउंड्स का सिंथेसिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से या दूसरे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से नहीं होता है, वहां पर ये जो एल्काइल लिथियम है, लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से उनका हम यूज करते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल दिया है, दिस इज द सेकेंडरी एल्कोहल, राइट। व्हेन दिस सेकेंडरी एल्कोहल रिएक्ट विद this is alkyl lithium, right, then formation of this type of alkenes, right। ये एक एग्जांपल मैंने दिया है। तो यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काम नहीं करता, लेकिन यहां पर एल्काइल लिथियम हम कैटलिस्ट के फॉर्म में, यानी इसको मैं ये कह दूं कि एल्कोहल से एल्केन का सिंथेसिस। देखो बच्चों, आज कॉस्मेटिक्स ऐसी चीजें, परफ्यूम्स, हम नंबर ऑफ थिंग्स, लिपस्टिक है, पता नहीं क्या क्या चीजें आती हैं कॉस्मेटिक्स में, दैट इज परफ्यूम्स हैं एंड लिपस्टिक है, और पता नहीं क्या क्या आईब्रोज को रंगने वाले पेन हैं, एंड डिफरेंट शेड्स जो कि कॉस्मेटिक्स के फॉर्म में यूज होते हैं, वो सब सिंथेसाइज। बच्चों एल्कोहल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है फॉर्मेशन में, राइट। सो दैट यहां पर मैं सिर्फ आपको यह बताना चाह रहा हूं इन 7 यूजेस के बाद कि जो लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, इनका मानव जीवन में बहुत ही अधिक उपयोग है, राइट। जैसे मैंने पहला तो आपको बताया था, इसमें एथीन से पॉलीथीन फॉर्मेशन में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पॉलीथीन।
बच्चों देखो हम यूज करते हैं जिगलर डाटा कैटलिस्ट। आपने जिगलर डाटा कैटलिस्ट का नाम सुना होगा, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपेक्साइड एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, है ना। लेकिन इसके अलावा भी जो इथाइलिन का पॉलीमराइजेशन होता है, जिसमें विशेष प्रकार के पॉलीमर बनते हैं, वहां पर इसका यूज होता है। नंबर 2 डिटर्जेंट्स बनाने में होता है। नंबर 3 यहां पर रबर, इसकी उपयोगिता असीमित है। एंड द फोर्थ वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी यूज एल्काइल लिथियम कंपाउंड एज ए ट्रैंक्विलाइजर एंड फॉर्मेशन ऑफ विटामिन ए, राइट। विटामिन ए, यू नो, आज जो लाइफ स्पान है, आज से पहले जो 55 साल 60 साल होता था एवरेज लाइफ, वो 80 ईयर्स हो गई है। तो यहां पर इन जो ऑर्गनो मतलब कहना चाहिए कि केमिस्ट्री के जो ये कंपाउंड्स हैं, इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है हमारे मानव जीवन में। हियर so that these are the you know very very important uses for the human beings। इनके दिस इज द ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के ये उपयोग हैं, जो मैंने इस पार्ट में बताना उचित समझा, क्योंकि मेरा ये कहने से कि आप इसको बुक से कंसल्ट कर लेना, तो वहां पर आपका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता। लेकिन जब आपको ये पता लगेगा कि ये डिटर्जेंट्स बनाने के काम में आते हैं, ये रबर बनाने के काम में आते हैं, ये इथाइलिन के पॉलीमराइजेशन काम में आते हैं, ये ट्रैंक्विलाइजर बनाने के काम में आते हैं, ये विटामिन ए बनाने के काम में आते हैं, एंड यू नो नंबर ऑफ यूजेस। तो यहां पर आपका एक इंटरेस्ट डेवलप होगा और आप इसी तरह से इसको इंटरेस्ट लेके आप पढ़िए। बहुत अच्छा इसमें सिंथेटिक यूजेस, क्योंकि जब भी आपसे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स का सवाल पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा राइट डाउन सिंथेसिस, रिएक्शन, स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। ये क्वेश्चन एक संपूर्ण सवाल है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि राइट डाउन सिंथेसिस और प्रिपरेशन, कॉमा रिएक्शंस, कॉमा स्ट्रक्चर एंड विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों का वर्णन करिए। तो वहां पर आपके लिए ये लिखना इसमें जरूरी है। तो दिस इज द कंप्लीट मैटर जो मैंने ऑर्गेनोमेट्रिक्स कंपाउंड का खत्म कर दिया। नाउ बच्चों, हम यहां पर स्टार्ट करते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स। नेक्स्ट यूनिट हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। देखो बेटा, ऐसा है कि मैंने आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताब में टोटल 10 चैप्टर हैं, और वो 10 चैप्टर आपके 6 यूनिट्स में कवर होते हैं। 3 सेक्शंस हैं आपके, ए, बी और सी। तो 3 सेक्शंस में टोटल आपके 10 चैप्टर्स हैं, और उस 10 चैप्टर में मैं ये 8वां चैप्टर मैंने शुरू किया है। तो हम इसमें देखते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स, राइट। पॉलीमर्स होते क्या हैं, राइट। देखो बेटा, क्या है कि हम जानते हैं एथीन से बनता है पॉलीथीन, राइट। यानी नंबर ऑफ इथाइलिन मॉलिक्यूल्स यहां पर आपस में कनेक्ट होते हैं और पॉलीथीन का फॉर्मेशन होता है। और बच्चों, पॉलीथीन तो मतलब जिसे कहना चाहिए कि इतनी ज्यादा यूटिलिटी है एवरीवेयर। हम सब्जी लाते हैं पॉलीथीन में, हम ये लाते हैं पॉलीथीन में, और इसकी यूज इतना ज्यादा बढ़ गया है पैकिंग मटेरियल का कि इसको अब तो हमें इसको डिस्कस, क्योंकि इसका डिग्रेडेशन, इसका विघटन बड़ा मुश्किल है, इसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है, राइट। बनाया गया था इन पॉलीमर्स को। देखो बच्चों, दोनों एस्पेक्ट्स हैं। जो तरक्की है, जिसे हम कहते हैं कि उन्नति, उसकी मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मैंने एक बात देखी थी कि जापान में टोटल करीब 25 से 30 एटॉमिक रिएक्टर्स थे, राइट। और जब सुनामी आई, यानी वहां पर ग्रोथ, तरक्की इतनी फास्ट थी कि, और ग्रोथ और तरक्की के लिए क्या जरूरी है, एनर्जी। तो वहां पर एनर्जी को पॉजिटिव सेंस में यूज किया, राइट। लेकिन उस कई बार वो जो पॉजिटिव सेंस है
एटॉमिक रिएक्टर्स, जैसे मैं आपको बताया चेरनोबिल दुर्घटना हुई थी, राइट। आप देखेंगे कि यूएस के अंदर अमेरिका इज ए क्लेवर कंट्री, वहां पर बहुत कम एटॉमिक रिएक्टर्स हैं। दे यूज डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऊर्जा के दूसरे संसाधनों का वो लोग प्रयोग करते हैं, राइट। लेकिन मैंने आपको जो बताया कि सुनामी का कहीं रीजन वो जो एटॉमिक रिएक्टर्स या एटॉमिक जो एनर्जी थी उससे कुछ कोरिलेटेड था। एनीवे, हम अपने टॉपिक पे आते हैं बच्चों। यहां पर हम क्या देखते हैं कि सामान्य एवं सरल संरचना वाली इकाइयों के परस्पर संयुक्त होने से निर्मित विशाल अणु पॉलीमर्स कहलाते हैं। दिस इज एथीन, सिंपल अणु है एथीन का, और ये बहुत सारे एथीन के अणु जुड़ के क्या बनाते हैं, पॉलीथीन, राइट। मैंने डाइज पढ़ाया था आपको, तो डाइज में मैंने आपको बताया था एथीन इज कलरलेस, लेकिन मैंने वहां पर क्या बताया था, एथीन इज ए क्रोमोफोर, राइट। लेकिन ये होल 6 होते ही क्या हो गया, येलो इन कलर, राइट। यहां पर बहुत सारे क्रोमोफोर इकट्ठे हो गए तो क्या बन गया, क्रोमोजन। और क्रोमोजन कैसा होता है, कलरफुल, राइट। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं यहां पर कि यहां पर सिंपल अणु जो होते हैं वो मिलकर के पॉलीमर्स का, बहुलक का निर्माण करते हैं। ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द है। यहां पर पॉली का मतलब है बहुत सारे, और मर्स का मतलब है यूनिट। अब ये जो विशाल अणु बनते हैं, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, पॉलीमराइजेशन, राइट। और इनकी सिंगल यूनिट क्या कहलाती है, मोनोमर, राइट। ये मैं आपको चूंकि सिंथेटिक पॉलीमर्स का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहा हूं। वैसे तो मैं आपको बताऊं बच्चों कि 11th और 12th स्टैंडर्ड में राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में पॉलीमर्स का बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने थोड़ा सा 1 पेज का डिस्क्रिप्शन लिखा है, जिससे आपको पॉलीमर्स के बारे में जानकारी मिल सके। बच्चों, पॉलीमर्स प्रकृति में भी बनते हैं, और प्रकृति में पॉलीमर्स होते हैं जैसे स्टार्च। स्टार्च क्या है, पॉलीसैकेराइड, राइट। बीएससी पार्ट 3 में कार्बोहाइड्रेट का जो फर्स्ट मेरा ऑडियो विजुअल है, उसके अंदर मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को बताया है, और उसके अंदर मैंने बताया है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, राइट। तो यहां पर स्टार्च क्या है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स का पॉलीसैकेराइड्स। इसी तरह से सेल्यूलोज जो पेड़ पौधों में मिलता है, राइट। तो ये सेल्यूलोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स का पॉलीसैकेराइड्स, राइट। यहां पर प्रोटीन्स, बीएससी पार्ट 3 इसी क्लास के अंदर, इसी क्लास में मैंने एक चैप्टर आपको बताया है, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो वहां पर क्या बताया है, प्रोटीन्स किससे मिलकर बने हुए हैं, अमीनो एसिड से। तो आपस में बहुत सारे अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़कर के प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं, राइट। एंड नेचुरल रबर, नेचुरल रबर बेसिकली मैं आपको बता दूं, दिस इज स्टाइरीन एंड आइसोप्रीन, इससे नेचुरल रबर बनता है। बच्चों देखो क्या है कि ये जो प्रकृति है ना, नेचर में पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। जैसे एक वो हिंदी में अक्सर बोलते हैं कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, इस गहराई का नेचर का अंदाजा ही नहीं है। तो यहां पर नेचर में इतने सारे पॉलीमर्स हैं, तो यहां पर मेरा मतलब कहने का यहां पर है कि देखिए नेचर का तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं यहां पर। नेचुरल रबर जो बनता है, प्राकृतिक रबर, लेटेक्स, मैंने आपको बताया था, एक तो गाटा पर्चा और एक और बताया था सिस रबर एंड ट्रांस रबर। ये शायद मैंने आपको ये पार्ट 8 में बताया है कि आइसोप्रीन से एक बनता है सिस रबर और एक बनता है ट्रांस रबर, राइट। दैट इज गाटा पर्चा एंड समथिंग। सिस रबर को भी मैंने नाम दिया था, मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है, सो दैट यहां पर इसको आप ध्यान से पढ़ें कि नेचुरल रबर का निर्माण बायोसिंथेसिस, राइट, इसको कहते हैं जैव संश्लेषण
हिंदी में द्वारा पौधों और एनिमल्स में स्वतः संपन्न होता है। राइट, यहां पर स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, सेलुलोज का फॉर्मेशन होता है, हमारे अंदर मसल्स बनती हैं, प्रोटीन्स हम लेते हैं, हम दालें खाते हैं, उनमें प्रोटीन्स होता है, मीट में प्रोटीन होता है, अंडे में प्रोटीन होता है, नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें। मतलब एनीवे मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूं कि भाई नेचुरल ये ऐसे एग्जाम्पल कॉमन आपको 2-4 एग्जांपल्स बताने हैं इसको समझाने के लिए। आपसे मान लो पूछ लिया व्हाट इज पॉलीमर, आप दिस इज योर आंसर, ये आपका क्या है, दिस इज योर आंसर। बहुलक क्या है, तो उनका परिचय आप कैसे देंगे, इस तरह से, इसलिए मैंने यहां पर इसको लिखा है। अब बच्चों देखो, प्रयोगशाला में, राइट, प्रयोगशाला में जो पॉलीमर्स बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स। राइट, अब सिंथेटिक पॉलीमर्स में नायलॉन, बेकेलाइट्स, प्लास्टिक्स एंड आर्टिफिशियल रबर। राइट, देखो बेटा, आप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि कुकर का जो हैंडल होता है या फ्राई पैन या सॉस पैन का जो हैंडल होता है वो भी पॉलीमर का बना हुआ होता है, लेकिन वो कितना मजबूत होता है कि हम कुकर को 10-10 साल यूज करते हैं लेकिन कुकर का वो हैंडल खराब नहीं होता। राइट, मैं आपको एक कॉमन लाइफ में जो यूटिलिटी है उससे इसको जोड़ के बता रहा हूं जिससे आपकी रुचि इस टॉपिक में बनी रहे। तो यहां पर नायलॉन, बेकेलाइट, प्लास्टिक्स एंड आर्टिफिशियल रबर आदि, दीज आर द सिंथेटिक, दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स। ये मैंने आपको कुछ ही उदाहरण इसमें बताए हैं। और बच्चों एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपने दैनिक जीवन का एक दिन भी इन बहुलकों के बिना, हमें इसकी सही उसका हो जाएगा, हमें अपने दैनिक जीवन का एक दिन भी इन बहुलकों के बिना असंभव प्रतीत होता है। राइट, तो बच्चों ये मैंने इसका इंट्रोडक्शन देने के लिए कि देखिए हमारे पहनने के कपड़े पॉलीमर्स के हैं, ब्रश, कंघी, कॉम्ब, साइकिल, स्कूटर, है ना, यानी कार, हवा, एरोप्लेन्स, ट्रांजिस्टर्स, एलईडी, टेलीविजन, मोबाइल, टॉयज, सोफा, कुर्सी, किचन में यूज होने वाले बर्तन, बाल्टी, मग, नंबर ऑफ, मैंने यहां पर डॉट डॉट लगा दिया क्योंकि मैं कितना लिखूं इसके बारे में लिखना। ये एक ही एग्जांपल आप लिखते हुए आप चले जाइए कि एक बार एक बच्चे से पूछा हल्दी घाटी की लड़ाई के बारे में, तो उसने लिखा कि साहब महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। हल्दी घाटी के उसमें इतने हजार की सेना अकबर की थी, इतने हजार की सेना महाराणा प्रताप की थी, और उसके बाद उसने पूरी कॉपी क्योंकि तलवार की आवाज से भर दी, खच पच 4, 5, 10, 20 पन्ने भर के, और अंत में इस प्रकार हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हुआ। तो भैया यहाँ तो पॉलीमर की स्थिति ऐसी है कि इनका मैंने अंत में डॉट 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 लगा दिया, यानी हल्दी की घाटी की लड़ाई में उस बच्चे ने लिखना शुरू किया, पूरी कॉपी भर दी, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में इतने सन पे शुरू हुआ और इतनी सारी सेना थी, इतने घोड़े, इतने हाथी थे, और जब लड़ाई शुरू हुई तो तलवारों की आवाज आनी शुरू हुई, और उसमें आवाज आनी शुरू हुई खच पच, और वो पूरी कॉपी उसने भर दी, और अंत में इस युद्ध के अंदर अकबर विजयी हुआ। तो ये कहानी कुछ बिल्कुल ऐसी ही कहानी है पॉलीमर्स की बच्चों, सो दैट यहां पर इसका आप ध्यान रखें, यानी कोई वस्तु इन पॉलीमर्स से अछूती नहीं है। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहां पर ये पॉलीमर्स के बारे में मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा इनको आपको बताऊंगा, थोड़ा सा रोचक इसका मैं डिस्क्रिप्शन बताऊंगा कि पॉलीमर्स पढ़ना क्यों जरूरी है, और आपके फ्यूचर में कॉम्पिटिशन्स के अंदर भी इसके बहुत से एग्जाम्पल आते हैं। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बताता हूं। एक बार मैं कॉलेज क्वार्टर्स में रहता था, तो एक सेल्समैन कुछ नॉन स्टिक वेयर्स लेके आया। मेरे को बोला साहब ये नॉन स्टिक कुकवेयर्स हैं, राइट। मैंने कहा कॉस्ट क्या है इनकी? बोला साहब मैं आपको 150 रुपए में दे दूंगा। मैंने कहा बेटा 150 रुपए में टेफ्लॉन के कुकवेयर्स आते ही नहीं है। टेफ्लॉन क्या होता है ये भी मुझे बताना जरूरी है। यहां पर मैंने इसका जिक्र कर दिया। बच्चों देखो,
यहां पर क्या होता है, यहां पर ये होता है इथाइलिन, और इसको हम इस तरह से लिख दें, ये बन गया टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, राइट। और इसको हम क्या कर दें, होल एन कर दें, तो ये बन गया पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। तो जो नॉन स्टिक कुकवेयर होता है उसके बर्तन इसके बने होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हम रिसर्च में जो मैग्नेटिक स्टीरर होता था, उस मैग्नेटिक स्टीरर में एक मैग्नेटिक निडल का यूज करते थे, राइट। वो निडल होती थी टेफ्लॉन निडल, यानी उसमें क्या होता था, उसमें बीच में तो मैग्नेट होता था, राइट, और उसके चारों तरफ क्या होता था, दिस PTFE, वो जो निडल हम यूज करते थे पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन की, राइट, तो वो क्या करती थी, मैग्नेट नीचे से रोटेट करता था, इसमें जो भी आयरन होता होगा समथिंग है ना, क्योंकि नीचे मैग्नेटिक स्टीरियर में मैग्नेट लगा रहता था और वो इसको रोटेट करता था। तो मैग्नेटिक स्टीरियर का मतलब है कि हमें मैनुअली कुछ नहीं करना है, वो ऑब्वियसली उस एपरेटस के ऊपर रखते ही वो निडल रोटेट करना शुरू कर देती है, जिससे कि वो स्टीयरिंग, जिसको कहना चाहिए विलियम की शेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है ना। तो यहां पर ये पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन इज आल्सो ए पॉलीमर, जिसका कि हो सकता है मैं यहां पर वर्णन करूं, नहीं तो आपने बच्चों इसको 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। मैं आता हूं मेरे टॉपिक पर कि उसने बोला कि मुझे मैं 150 रुपए में आपको ही दे दूंगा, तो मैंने कहा बेटा ये सिलिकेट्स होते हैं, हम इनको बीएससी पार्ट फर्स्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन एंड सिलिकॉन में पढ़ते हैं, राइट। तो बच्चों जो सिलिकेट्स होते हैं उनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती। अगर आपको यूटेंसिल्स, बर्तन, जो मैंने लिखा है यहां पर, बर्तन हम लाते हैं अक्सर हमारी किचन में, नॉन स्टिक कुकवेयर्स, तो नॉन स्टिक कुकवेयर्स देखिए आप बहुत ड्यूरेबल होते हैं, उनके ऊपर एक पॉलिथीन जैसी शीट होती है टेफ्लॉन की, राइट, दिसकी पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन की, राइट, लेकिन ये बड़ा कॉस्टली पॉलीमर है, दिस इज वेरी कॉस्टली पॉलीमर। वन मोर इंटरेस्टिंग एग्जांपल, मैंने एमएससी के बाद हिसार की एक कंपनी थी, उसमें हाइड्रोफ्लोरिक एसिड फॉर्मेशन होता था, उसमें दिल्ली में कश्मीरी गेट पे एक ऑफिस था, तो उसमें मैंने काम किया। तो मैंने क्या देखा कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड टैंकर्स में भर के आता था, तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज द मोस्ट रिएक्टिव एसिड, मतलब हाईली रिएक्टिव, मतलब more reactive than sulfuric acid and nitric acid and hydrochloric acid, and even then I am saying maybe aquaresia king acid, अम्लराज जिसे कहते हैं। तो मुझे वहां पता लगा कि उन टैंकर्स के अंदर ये जो पॉलीमर है इसकी शीट से वो कवर होते हैं, वो पूरे के पूरे टैंकर्स अंदर से टेफ्लॉन से कोटेड होते हैं अंदर से। तो बच्चों ये जो पॉलीमर्स हैं, इन पॉलीमर्स की यूटिलिटी इतनी वास्ट है और इतनी इंटरेस्टिंग है, डे टू डे लाइफ में मानव जीवन एक तरह से हमें निरर्थक प्रतीत होता है इन पॉलीमर्स के उपयोग के बिना, राइट। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बताया है, परिचय बताया है, क्योंकि आपसे पूछ ले बहुलक क्या है, दिस इज द आंसर, राइट। अब हम इन पॉलीमर्स के डिफरेंट पॉलीमर्स का हम अध्ययन शुरू करेंगे, इनके मैकेनिज्म का अध्ययन शुरू करेंगे, और मैं आपको बताऊं बच्चों जो मैकेनिज्म वाला पार्ट है वो मैंने इसमें बताया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। मैंने पार्ट 7 में एल्काडाइंस में इनका मैकेनिज्म बताया हुआ है, तो आप जो बीएससी पार्ट 3 के स्टूडेंट्स हैं वो मेरा यूट्यूब पर बीएससी पार्ट फर्स्ट एल्काडाइंस, इसको जरूर एक बार देखिए, ध्यान से देख ले कि किस तरह से विभिन्न प्रकार के हमने वहां पर पॉलीमर्स का सिंथेसिस किया है। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।